नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 एडीएस ध्वस्त, पंजशीर S1 सिस्टम और OSA नष्ट हुए। खरसोन में यूक्रेनी सेना ने अटैक किया है और उसके बाद यह सामने आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में अब 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में पुतिन सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इस वक्त रूस डोनेस्क से लेकर चार्निहीव तक बारूद बरसा रहा है। दरअसल ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने एक निश्चित इलाके पर कब्जे का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन 20 शुरू कर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से सभी रूसी कमांडर्स को इससे जुड़ी डिटेल भेज दी गई है। साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ट्रंप की शपथ से पहले ऑपरेशन 20 को पूरा करना जरूरी है। सवाल है कि पुतिन का ऑपरेशन 20 क्या है और कैसे पुतिन इसके जरिए नेटो और ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी में। इस रिपोर्ट में देखिए। ये कुराखोव की रणभूमि से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं। डोनेस्क में मौजूद इस शहर की एक इंच जमीन पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। 24 घंटे पहले रूस ने कुराखोव के पश्चिमी हिस्से पर भी रूसी झंडा लहरा दिया, जिसके बाद अब शहर से यूक्रेनी झंडे हटाए जा रहे हैं। कुराखोव से आई ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि पुतिन 20 जनवरी से पहले हर हालात में ऑपरेशन 20 जनवरी को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। पुतिन का ये ऑपरेशन क्या है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस ऑपरेशन का लक्ष्य जान लीजिए। पुतिन के इस ऑपरेशन के 2 लक्ष्य हैं। लक्ष्य नंबर 1, यूक्रेन को 2 हिस्सों में विभाजित करना। लक्ष्य नंबर 2, रूस की पश्चिमी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित करना। यही वजह है कि बीते कुछ वक्त से रूस रोजाना यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने सबसे बड़ा हमला सूमी पर किया। रात के वक्त रूस ने यहां ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। दावा है कि रूस की मिसाइलों का टारगेट सूमी के रिहायशी इलाके थे। रूसी हमले के बाद सूमी की बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रिहायशी मकान धू-धू कर जलने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने सूमी में कुल 13 मिसाइलें दागी। हमले में 12 इमारत और 2 स्कूल तबाह हो गए। हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हैं। यूक्रेन के लवीव में रूस के सैबोटाज हमले का दावा किया जा रहा है। यह वीडियो लवीव के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का है, जहां बीती रात जबरदस्त विस्फोट देखा गया। इस हमले के बाद लवीव का एक बड़ा इलाका अंधेरे में डूबा है। ये डोनेस्क में मौजूद क्रामोतोर्स्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सेना ने यूक्रेन के एक T-72 टैंक को ध्वस्त कर दिया है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने बड़ा ड्रोन हमला किया। FPV ड्रोन से हमला कर यहां यूक्रेन की कई तोप और इन्फेंट्री व्हीकल तबाह कर दिए गए। टोरेस्क में रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्रंट लाइन पर T-30 होवित्जर से हमले किए जा रहे हैं।
दरअसल 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने एक निश्चित इलाके पर कब्जे का टारगेट तय किया है, ताकि अगर वो बातचीत की टेबल पर आते हैं तो युद्ध विराम की शर्तें खुद तय कर सकें। लेकिन सवाल है कि पुतिन का ये टारगेट क्या है, वो भी आपको बताते हैं। और अब आपको बताते हैं कि पुतिन का प्लान 20 जनवरी क्या है। यूक्रेन के मैप पर नीले रंग से दिख रहा ये वो हिस्सा है जिस पर इस वक्त रूस का कब्जा है। मेलिटोपोल और मारियोपोल जैसे प्रमुख शहरों पर रूस संपूर्ण कब्जा कर चुका है। वही खेरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क ओब्लास्ट के भी कई शहर इस वक्त रूस के कब्जे में हैं। रूस की कोशिश यहां एक एक इंच जमीन पर कब्जा करने की है। वही पीले रंग वाले हिस्से में इस वक्त जबरदस्त जंग जारी है। ज़पोरिज़िया, खार्किव और सूमी से लेकर चेर्निहिव तक रूस कब्जे की कोशिश कर रहा है। यहां रूस की ग्राउंड और एयरफोर्स दोनों एक्टिव है। इधर ओडेसा में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यहां ड्रोन दागे जा रहे हैं। रूस काला सागर से लगते इस इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है। दरअसल पुतिन ने अपने सैनिकों को 20 जनवरी से पहले इस पूरे इलाके पर कब्जे का आदेश दिया है, ताकि उन्हें सीज फायर के लिए हाँ करनी भी पड़ी, तब भी रूसी बॉर्डर से लगती यूक्रेनी जमीन का एक एक इंच हिस्सा रूसी कब्जे में होगा और नेटो सीधा रूस के बॉर्डर तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। अगर मौजूदा हालातों में भी सीज फायर होता है तो फिलहाल स्थितियां काफी हद तक रूसी राष्ट्रपति के पक्ष में है। यूक्रेन के करीब 200 किलोमीटर अंदर तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। 2024 में रूस ने यूक्रेन की 3600 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सबसे ज्यादा जमीन नवंबर में कब्जा की थी, तब रूस ने करीब 610 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था। नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली थी। साफ है कि पुतिन ने इसी के बाद यह प्लान तैयार कर लागू कर दिया था। इधर रूस ने अपने जियोटिन L1 उपग्रह को भी सक्रिय कर दिया है, जिसकी पहली तस्वीरें रूस ने जारी की हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की हैं। तस्वीरों में एयरपोर्ट पर मौजूद विमान साफ साफ देखे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट की हर इमारत और एक एक हिस्सा बिल्कुल साफ साफ कैप्चर हो रहा है। दरअसल ट्रंप की शपथ में अब महज 14 दिन बचे हैं और फिलहाल कब्जे के लिए एक बड़ा क्षेत्र बाकी है। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने जियोटिन L1 उपग्रह को एक्टिवेट किया है। रूस जियोटिन सैटेलाइट का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करने वाला है। दरअसल ये अंतरिक्ष से धरती की रियल टाइम HD तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके जरिए रूस यूक्रेन सैनिक और ठिकानों की आसानी से पहचान कर सकता है। यूक्रेन की हर गतिविधि पर नजर रखना रूसी सेना के लिए आसान होगा। एक तरफ पुतिन अपने प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं तो यूक्रेन की कोशिश हर हाल में रूस को आगे बढ़ने से रोकने की है। यूक्रेन अब जंग में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने वाला है। अलेक्जेंडर सिसरकी ने अपने एक बयान में कहा, रूसी सेना ने स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिससे सेना को मूवमेंट के दौरान बड़ा खतरा है। हम आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में हैं। साफ है, ट्रंप की शपथ के बाद युद्ध किस तरफ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इतना है कि 20 जनवरी से पहले यूक्रेन की जमीन पर इतना बारूद बरसने वाला है जितना पहले कभी नहीं बरसा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर है, कीव में रूसी जासूस गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा, यूक्रेनी सेना पर हमले की साजिश थी। रूसी जासूस कीव में गिरफ्तार। तो कुर्स्क की जंग में रूस और यूक्रेन की रणनीति चौंका रही है। पहले यूक्रेन की बढ़त, फिर रूस की व्यूह रचना और अब इसी व्यूह में फंसी यूक्रेनी फोर्स ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। कीव का कुर्स्क के लिए यही प्लान बी रूस के लिए संकट बन गया है।
एक ऐसा संकट जो न्यूक्लियर रेडिएशन से रूस को जला सकता है। इस प्लान में अब यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर है कुर्स्क का वो न्यूक्लियर प्लांट जो न सिर्फ कुर्स्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों का कवच बन सकता है बल्कि ग्लोबल विनाश का कारण भी बन सकता है। लेकिन कैसे, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कुर्स्क में जंग, ग्लोबल विध्वंस, ज़ेलेंस्की का मास्टर प्लान, विनाश का अलार्म। यूक्रेनी सेना का कुर्स्क तक पहुंचना ज़ेलेंस्की की ऐसी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए डोनबास रीजन से रूस के सैनिकों को हटाने की डील संभव थी। लेकिन सूनी सुत्जा के रास्ते कुर्स्क तक पहुंचने की इस रणनीति को पुतिन ने पलट दिया। यूक्रेनी सेना सप्लाई लाइन ठप करके रूसी सेना ने कुर्स्क को चक्रव्यूह बना दिया। उत्तर कोरियाई सैनिकों को आगे करके यूक्रेन सेना के बारूद को बर्बाद करवा दिया, जिसके बाद पुतिन ने कुर्स्क में ऑपरेशन मीट ग्राइंडिंग शुरू किया और हर क्षेत्र में रूस को बढ़त मिलने लगी। रूस के घातक हमलों से कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना के पास सैनिकों की कमी के साथ साथ हथियारों का टोटा हो गया और यूक्रेनी ब्रिगेड अलग अलग हिस्सों में बंटकर टुकड़ियां बनी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यूक्रेन फोर्स प्लान बी के साथ नहीं आई थी। प्लान बी उनके पास पहले ही था और वही प्लान अब एक्टिव हुआ है। बदल गया वॉर प्लान, टारगेट कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन की कुर्स्क की जंग में जीत की उम्मीद टूटी जरूर है, लेकिन रणनीति कमजोर नहीं है। इसीलिए रूसी हमलों की वजह से टुकड़ियों में बटे सैनिकों ने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और इन बढ़ते कदमों का इशारा है कि समय भी यूक्रेन के साथ है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में यूक्रेनी सेना का काफिला नजर आ रहा है। यह काफिला तेजी से कुर्स्क के कर्चतोव की तरफ बढ़ रहा है। यह वही क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर प्लांट है। दूसरी तस्वीर बोल्चो-सोल्तकोई की, जहां यूक्रेनी सैनिकों के बख्तरबंद वाहन दिख रहे हैं और ये वाहन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम के साथ है जो न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में यूक्रेनी सेना के हमले आप देख सकते हैं, जिसमें रूस के BMD-4M ध्वस्त कर दिया गया है। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के लिए कुछ ऐसे हथियार बाकी हैं जो रूसी ड्रोन्स के सिग्नल ब्लॉक कर सकते हैं। यह उसका एक उदाहरण है। इसका साफ मतलब है कि यूक्रेनी सेना इस बार ऐसी बढ़त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है जो रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि यूक्रेनी सेना कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करती है तो फिर रूस के लिए हमला नामुमकिन हो जाएगा। और अगर अपने ही पावर प्लांट पर रूसी फोर्स हमला करती है तो दोहरे नुकसान के रूप में पहले तो अपने ही देश में रेडिएशन का सामना करना होगा, तो वहीं IAEA इसे न्यूक्लियर हमला घोषित कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की दशा में दुनिया में नए न्यूक्लियर युद्ध की शुरुआत का कारण रूस बन जाएगा। वहीं यूक्रेनी सेना अगर कुर्स्क में एंटर होती है, दोनों ही स्थिति यूक्रेन के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिसमें न सिर्फ रूस के साथ डील आसान हो जाएगी बल्कि दुनिया पर दबाव बनाना भी आसान हो जाएगा। लेकिन इस दिशा में प्रगति क्या है और स्थिति कैसे बनाने की कोशिश हो रही है, पहले इसे समझ लीजिए।
तो कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना के पास बढ़त इसलिए थी क्योंकि वो सूमी और सुद्जा से गुजरने वाले हाईवे के जरिए कुर्स्क के केंद्र तक पहुंच गए थे। लेकिन रूसी सेना ने उन पर ताबड़तोड़ हमले करके बिखरा दिया। लेकिन अब कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने प्लान बी के तहत कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ कूच किया है, जिससे रूसी सेना के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि वो प्लांट तक पहुंचे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ये मुश्किल क्या होगी, इसे ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर हुए रूस के कब्जे की स्थिति से समझ लीजिए, जो एक जैसी होगी। जैसे यूक्रेन के लिए ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला मुश्किल है, वैसे ही रूस के लिए भी यूक्रेनी सेना पर हमला मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया पर यूक्रेन के हमले का मतलब है अपने ही देश में रेडिएशन का खतरा। ठीक ऐसा ही नुकसान रूस को होगा। इसलिए ज़ैपोरिज़िया से रूसी सेना को हटाना यूक्रेन की प्राथमिकताओं से आज भी एक है। और यही स्थिति यूक्रेन ने बनाई तो रूस फंस जाएगा। यहां तक कि रूस को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट भी छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन दबाव बनाने की स्थिति में होगा। मतलब साफ कि यूक्रेन अब रूस के खिलाफ कुर्स्क में युद्ध को रूसी रणनीति के तहत ही अंजाम देने जा रहा है। और मुमकिन है कि यूक्रेनी सेना का प्लान भी यही रहा हो। इसलिए शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूक्रेनी फोर्स ने पहले इस्तेमाल नहीं किए ताकि इन्हें कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर तैनात किया जा सके। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें रूसी सेना का भी सामना करता है, जिसमें उन्हें नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मकसद अब साफ है, भले कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि एक बार कामयाबी मिल गई तो ज़ेलेंस्की बिना नाटो की मदद लिए पुतिन से डील कर पाएंगे। लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन की ऑटोनॉमस मान्यता रद्द करवा पाएंगे। रूसी सेना को डोनबास रीजन से बाहर निकलवा सकते हैं। यहां तक कि क्रीमिया को भी रूस से छीन सकते हैं। और पुतिन को ज़ेलेंस्की के इरादे समझते जरा भी देर नहीं लगी। इसलिए कुर्स्क में पुतिन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी, ताकि यूक्रेनी फोर्स वहां तक पहुंच ही ना सके। और रूस की इस रणनीति का साक्षात्कार इन तस्वीरों में देखिए, जिसमें पहली तस्वीर यूक्रेन के आत्मघाती हमले की है, लेकिन रूसी फोर्स ने उसे नाकाम कर दिया। 2 टैंक 12 बख्तरबंद नष्ट कर दिए गए। ऐसे ही रोज ग्वार्डिया फोर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के टैंक और इंजीनियरिंग वाहनों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा 34वीं ब्रिगेड ने कुर्स्क के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना के फाइटिंग व्हीकल समेत पैदल सेना को नष्ट कर दिए। चौथी तस्वीर इस बात की गवाह है कि कुर्स्क में जहां भी यूक्रेनी सेना की हलचल दिख रही है, वहां तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब प्रश्न यह है कि रणनीति बदली क्यों? इस प्रश्न का जवाब है पुतिन के प्लान को समझना और यूक्रेन के अंदरूनी हालात। दरअसल कुर्स्क में उत्तर कोरिया के 3800 सैनिकों की मौत का दावा हो रहा है, जो बताता है कि इतने सैनिकों का सामना करने में भारी बारूद का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन इस बारूद से रूसी सेना को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाया, इसलिए कुर्स्क में यूक्रेनी सेना फंस गई। वहीं यूक्रेन में जारी सेना भर्ती अभियान भी कमजोर पड़ गया। ज्यादातर युवा सेना में भर्ती होने से ही कतराने लगे। हालात यह है कि यूक्रेन में 25 की जगह 18 साल के सैनिकों की भर्ती हुई है, जिन्हें रूस के खिलाफ युद्ध के मुहाने पर तैनाती दी गई। लेकिन ये युवा तैनाती का विरोध कर रहे हैं। इस बगावत की बात तब सामने आई जब आक्रामक हुए युवाओं पर भर्ती अधिकारियों ने ही केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया। और इस बगावत को देखते हुए ज़ेलेंस्की की उम्मीद धराशायी हो गई। इसलिए आखिरी उम्मीद कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
भारतवर्ष। और डोनबास में रूसी सेना को सफलता, जंग में यूक्रेन के 80% सैनिक मारे गए। कुराखोव शहर पर रूस का नियंत्रण। तो अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप ने युद्ध और नेटो सदस्यों की सुरक्षा के नाम पर हो रहे भारी भरकम खर्च को मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद भी नेटो सदस्यों को चेतावनी देते हुए अमेरिका को नेटो से अलग करने वाला बयान दिया था। माना जा रहा है कि ट्रंप के इसी तेवर को पुतिन एक बड़ा मौका मान रहे हैं और यूरोप में हमला करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ उम्मीद यह भी है कि पुतिन ट्रंप से सीज फायर पर बात करने की जगह यूक्रेन पर कब्जा करें और सीमा के करीब दूसरे देशों पर हमला करके नेटो को चुनौती दें। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप काल में अमेरिका युद्ध में और खर्च नहीं करेगा। कुर्स्क और डोनेट्स्क से भी बड़ी तबाही। यूक्रेन से भी बड़ा सैनिकों का संघार। इस्कंदर, किंजल जैसे मिसाइलों की बरसात। और नाटो देशों के फाइटर जेट का आघात। ट्रंप काल के दौरान एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे महायुद्ध के संकेत जिसकी आग यूरोप तक फैलेगी। संकेत आ चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक पुतिन ट्रंप से मुलाकात नहीं करने वाले हैं। पुतिन जर्मन चांसलर से भी नहीं मिलेंगे। पुतिन का फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। क्रेमलिन के इस संदेश से साफ है कि पुतिन को फिलहाल युद्ध विराम या फिर नाटो से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप काल के भविष्य को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिसमें से एक दावा यह भी है कि ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग कर सकते हैं। ट्रंप नाटो को लेकर अपनी नीति बदल सकते हैं। ट्रंप नाटो देशों से अमेरिकी सेना और हथियार हटा सकते हैं। यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद खुद ही एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। अगर सदस्य देश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो नाटो से अलग होने पर बिल्कुल विचार करेंगे। ट्रंप किन आर्थिक दायित्वों की बात कर रहे हैं यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पुतिन इसे एक बड़े मौके की तरह देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाटो देशों में खलबली मची है। एक तरफ क्रेमलिन का बयान है पुतिन जर्मन चांसलर शोल्ज से नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। क्रेमलिन से अब खबर आई है कि पुतिन का ट्रंप से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही तय हो चुका है कि 2025 में पुतिन शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइलों की तैनाती होनी तय है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार पहले से तैनात हैं। रूस के नेवी चीफ ने खुलकर कह दिया है कि नाटो से बढ़ती चुनौती की वजह से रूस एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। रूस की नेवी लगातार खुद को मजबूत कर रही है। 2024 में ही रूस की नेवी में 2 दर्जन से अधिक युद्धपोत और सबमरीन को शामिल किया गया।
और रूस में नेटो से आर पार की तैयारी चल रही है। रूसी नेवी चीफ के मुताबिक 2024 में रूस की नौसेना में कई पनडुब्बी समेत कुल 30 युद्धपोत शामिल किए गए। रूसी नेवी को एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी भी मिली है। ताकतवर सबमरीन की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में ही रूसी नेवी को कई नई पनडुब्बी मिली है। ये यासेन एम क्लास पनडुब्बी है जो बेहद ताकतवर है। यासेन एम क्लास की परमाणु पनडुब्बी की संख्या अब 4 हो गई है। रूसी नेवी के पास कई और परमाणु पनडुब्बी हैं जिनमें सेवेरोदविन्स्क, कजान, क्रास्नोयार्स्क शामिल हैं। ये पनडुब्बी ऑनिक्स मिसाइल और कैलिबर पीएल जैसी क्रूज मिसाइल से लैस हैं। समंदर से नाटो के बड़े और ताकतवर देशों से मुकाबले की तैयारी है, लेकिन युद्ध के आगाज को लेकर वॉर एक्सपर्ट्स की थ्योरी अलग है। दावा किया जाता है कि पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्वी यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नाटो को चुनौती देने का फैसला किया है। यानी रूस की पनडुब्बी और युद्धपोत छोटे छोटे देशों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले नाटो के बड़े देशों पर दबाव बनाने के लिए तैनात रहेंगे। तो वहीं रूस की सेना अपनी सीमा में रहकर ही युद्ध की शुरुआत करेगी। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती है। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। कुछ रिपोर्ट में दावा है कि फिलहाल रूस की सेना फिनलैंड और एस्टोनिया में हमले की तैयारी कर रही है। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप यूरोप के छोटे देशों में युद्ध में दखल नहीं देंगे। ट्रंप नाटो से पल्ला झाड़ने की बात चुनाव जीतने के बाद क्यों कर रहे हैं, यह आपको अब बताते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में भारी भरकम खर्च किया है। छोटे बाल्टिक देशों की सुरक्षा पर भी बहुत खर्च किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने क्या कहा था, पहले ये सुनिए। आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप किस बिल की बात कर रहे हैं। ट्रंप नाटो सदस्यों से किस बात पर नाराज है। नाटो में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन नाटो संगठन बनने के बाद इसके सैन्य अभियान और सिविल अभियान के लिए सभी देशों को फंड देना होता है। इसके नियम के मुताबिक हर सदस्य को अपने देश की जीडीपी के लिहाज से सुरक्षा के लिए 2% देने का नियम है। अमेरिका और जर्मनी नाटो के मिलिट्री बजट में सबसे अधिक योगदान देते हैं। कुल फंड का 30% से भी अधिक हिस्सा अमेरिका और जर्मनी के खाते से आता है। इसके अलावा ब्रिटेन नाटो के मिलिट्री बजट का 11% के करीब, तो फ्रांस 10.5% और इटली 9% के लगभग खर्च उठाता है। यानी सिर्फ 5 देश ही नाटो के लिए खर्च कर रहे हैं, बाकी सभी देशों का योगदान बेहद कम है। ट्रंप इस महाघाटे वाले गठबंधन के खिलाफ हो गए हैं, जिसे पुतिन नाटो पर हमले के लिए बड़ा मौका मान रहे हैं और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ज़पोरिजिया से बड़ी खबर, जहां रूसी सेना का पलटवार सामने आया है। ज़पोरिजिया शहर पर मिसाइल से अटैक किया है रूसी सेना ने। यूक्रेनी सेना को टारगेट करते हुए रूसी सेना ने ये हमले किए। तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब ज़पोरिजिया एपिसेंटर बन चुका है, जहां जबरदस्त घमासान जारी है। ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो गया है कि अगर ज़पोरिजिया पर रूस का संपूर्ण कब्जा हो गया तो कीव तक रूसी सेना कभी भी पहुंच सकती है और यूक्रेन का सरेंडर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से रूस पर हमले कर रहे हैं। ज़पोरिजिया में रूसी सैनिकों पर स्टॉर्म शैडो से हमले किए जा रहे हैं। इस बीच ज़पोरिजिया पावर प्लांट को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर यूक्रेन के हाथ से ज़पोरिजिया जाता दिखेगा तो यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट कर सकता है। ऐसा हुआ तो यूरोप में एटमी तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता।
पूरा डोनबास ज़ेलेंस्की के हाथ से निकलने वाला है। अब ज़ेपोरिज़िया की बारी है। क्योंकि पुतिन के सैनिक ज़ेपोरिज़िया की घेराबंदी कर चुके हैं, कभी भी ज़ेपोरिज़िया पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने ज़ेपोरिज़िया को बचाने के लिए आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेनी सेना के सामने कई बड़े चैलेंज हैं। बिना हाईटेक हथियारों के रूसी सेना का सामना कैसे करें? ज़ेपोरिज़िया पर हो रही रूस की एयर स्ट्राइक से कैसे बचा जाए? ज़ेपोरिज़िया में रूस के कब्जे में आई यूक्रेनी पोस्ट कैसे आजाद कराएं? और इस सबसे बड़ा चैलेंज है कि ज़ेपोरिज़िया में घुसी रूसी सेना को कैसे वापस डोनबास की तरफ खदेड़ सकें। ज़ेपोरिज़िया बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके जरिए भारी तबाही की तैयारी है। अगर ज़ेपोरिज़िया पर रूस ने कब्जा कर लिया तो पूरे दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रूस का झंडा लहराने से कोई नहीं रोक सकता। पहले खार्किव, फिर डोनेत्स्क, आगे लुहांस्क और अब ज़ेपोरिज़िया। इसी पैटर्न पर रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब ज़ेपोरिज़िया की बारी। वैसे भी ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने शुरुआत से ही कब्जा जमाया हुआ है, जिसे वापस पाने के लिए ज़ेलेंस्की कई कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम साबित हुए। इसलिए इस बार ज़ेलेंस्की ने जो प्लान बनाया है उसमें नाटो से मिले हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टॉर्म शैडो और अटैक एमएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की टारगेट पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट भी है, जहां ड्रोन से हमला करने की तैयारी है। कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन की तरफ से ज़ेपोरिज़िया में रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन के हमले में एक रूस के टॉप कमांडर की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक घायल हो गए। ज़ेलेंस्की से हमले पर रूस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। इस बीच ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि ज़ेलेंस्की की टारगेट पर एटमी प्लांट है। सोचिए अगर पावर प्लांट पर हमला हो गया तो कितनी भारी तबाही हो सकती है। हालांकि रूस की तैयारी पूरी है। हालात ऐसे हैं कि ज़ेलेंस्की के सैनिक कई इलाकों से पीछे हटने लगे। अगर यूक्रेन रूस के हमले रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो ज़ेपोरिज़िया की स्थिति भी बाख्मुत और मारियुपोल जैसी हो सकती है, क्योंकि रूस इन इलाकों पर अपना झंडा लहरा चुका है। बाख्मुत शहर में अब कुछ ही इमारतें बची, जबकि मारियुपोल में भी भारी तबाही हुई है। अब ज़ेपोरिज़िया का नंबर आ चुका है। दरअसल रूस इस बात का इंतजार कर रहा है, एक बार यूक्रेन के हथियार खत्म हो जाए तो रूस पूरा कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। वैसे भी यूक्रेन के सामने हथियारों की कमी का संकट है। अभी सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और डेनमार्क से ही हथियार मिल रहे हैं। जबकि अमेरिका हथियार देगा या नहीं, इसका फैसला 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ के बाद तय हो सकता है। तब तक ज़ेलेंस्की ट्रंप को मनाने के लिए इमैनुअल मैक्रों और ओलाफ शोल्स के सहारे कूटनीतिक दांव खेलने में जुटे हैं। बाख्मुत, मारियुपोल जैसी तबाही से बचने के लिए ज़ेलेंस्की ने ज़ेपोरिज़िया में काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। एक तरफ स्टॉर्म शैडो और अटैक एमएस से हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर हॉल सिम्युलेटर पर हमले के लिए यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च किए, जबकि नाटो से उसे सीक्रेट हथियारों की खेप भी जल्द मिलने वाली है। यानी ज़ेलेंस्की ज़ेपोरिज़िया बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके रूसी सैनिकों को मारने का भी ब्लूप्रिंट है। इस बीच क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है, परमाणु संयंत्र पर यूक्रेनी हमले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा स्थापित परमाणु सुरक्षा के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। यानी ज़ेलेंस्की पूरी तरह से तैयार है कि अगर ज़ेपोरिज़िया हाथ से गया तो न्यूक्लियर प्लांट ध्वस्त कर दिया जाएगा। सोचिए अगर प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन कई किलोमीटर दूर तक फैल जाएगा, जिससे हजारों लोगों की मौत हो सकती है और उसका असर सालों साल रह सकता है। आईएईए को इस हमले की जानकारी है। एजेंसी की तरफ से बयान जारी हुआ है। संयंत्र के क्षेत्र में सैन्य गतिविधि की तीव्रता बढ़ी है, जिसमें साइट से अलग अलग दूरी पर कई विस्फोट शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हमले बढ़े हैं।
अभी 2 विस्फोट बताए जा रहे हैं जो प्लांट के बाहरी हिस्से के पास हुए। हालांकि सिम्युलेटर कंपाउंड को हमले में नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन विस्फोट सिर्फ थोड़ी ही दूर था, यानी यूक्रेन कभी भी तबाही ला सकता है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट के अलावा यूक्रेन उन बंकरों को भी निशाना बना रहा है जहां रूसी सैनिक छुपे हुए हैं। उन्हीं बंकरों पर हमले में रूसी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वालेरी तेरेशेंको की मौत हो गई। तेरेशेंको रूस की ड्रोन बटालियन को कमांड कर रहे थे। हमला स्टॉर्म शैडो से किया गया था, जिसमें 28 सैनिक भी घायल हो गए। इसी तरह के हमले कुर्स्क पर भी किए गए, जहां रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। बात यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब हमले में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो इससे पहले युद्ध में नहीं उतारे गए थे। यूक्रेन ऐसे खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो थर्माइट टैंक फायरबॉल फेंककर दुश्मन के वाहनों को जला देता है। हमले के दौरान 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है, जिसमें टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी पिघल सकते हैं। इसके अलावा रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन एंटी ड्रोन मिसाइल बना चुका है। जल्द ही उसका टेस्ट किया जा सकता है। यानी रूस की ड्रोन स्ट्राइक के खिलाफ यूक्रेन अपना सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है। इसके अलावा 20 जनवरी से पहले फ्रांस से 3 मिराज फाइटर जेट भी यूक्रेन पहुंच सकते हैं, जिनका इस्तेमाल रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले में कर सकता है। फ्रांस से कुल 10 मिराज की सप्लाई होनी है, जिनके जरिए स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल के हमले बढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके उसे भी तबाह कर दें। ऐसा हुआ तो रूस से लेकर यूक्रेन तक रेडियो एक्टिव रिसाव होगा, जो किसी परमाणु हमले से कम घातक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल ने जोरदार ऑपरेशन चलाया, लेकिन ऐसा ही मिशन हूती के खिलाफ चलाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। यमन इजरायल से बहुत दूरी पर है, लाल सागर के किनारे है। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से भी हूती कमजोर नहीं पड़ा है। इजरायल पर हूती के हमले जारी हैं। ऐसे में हूती एक बड़ी चुनौती बन गया है। दूसरी तरफ सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह एक बार फिर एकजुट होकर ताकत जुटा रहा है। गाजा और लेबनान को इजरायल ने खंडहर बना दिया। हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया। सैकड़ों लड़ाके मारे गए, कई सुरंगें तबाह कर दी गई। लेकिन ना तो अमेरिका और ना ही इजरायल हूती पर काबू कर सके। हूती अब इजरायल ही नहीं, अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। क्योंकि हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, हूती के पास चीन रूस के हथियार हैं, हूती के पास लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन हैं। हूती इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है और इजरायली एयर डिफेंस हमले को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। इजरायल के लिए यमन में गाजा और लेबनान जैसा हमला करना बहुत मुश्किल है। 2000 किलोमीटर दूर हमले के लिए इजरायली लड़ाकू विमान को कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्यूल वाले विमानों की भी जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि इजरायल चाहकर भी यमन में लेबनान जैसे हमले नहीं कर पा रहा है। हूती की वजह से लाल सागर डेंजर जोन बन चुका है। अमेरिका और कई देशों के जहाज रूट बदल चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई एयर स्ट्राइक के बाद भी हूती कमजोर नहीं पड़ा।
यमन में अमेरिका और ब्रिटिश वायुसेना ने कई बार हमले किए। अमेरिका ने जमीन के नीचे मौजूद ठिकानों को तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हूती की ताकत कम नहीं हुई। इजराइल पर हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल में हूती की मिसाइलों से तबाही हुई। हूती की मिसाइलों से इजराइल में दहशत का माहौल है। अमेरिका ने बारूद के साथ ही बातचीत का सहारा लेने की नीति भी अपनाई, लेकिन हूती ने बातचीत से इनकार कर दिया। हूती का अमेरिका और इजराइल से किसी भी तरह के सुलह का इरादा नहीं है। हूती की इसी हिम्मत ने हिजबुल्लाह को भी हौसला दिया है। युद्ध विराम के बीच लेबनान में एक बार फिर हलचल है। नसरल्लाह की मौत के 100 दिन पूरे हुए। दहिया में मौत वाली जगह हिज्ब लड़ाके जमा हुए। हिजबुल्लाह के कई नेता भी दहिया में जमा हुए। इजराइल को अंदेशा था कि सीज फायर के दौरान हिजबुल्लाह खुद को फिर से ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा। अब रिपोर्ट आई है कि लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके पीछे हटने की बजाय फिर से नए ठिकाने बनाने में जुटे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके लितानी नदी के पीछे नहीं जा रहे। हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। दक्षिण लेबनान को हिजबुल्लाह खाली नहीं कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर दोबारा हवाई हमले की शुरुआत की जा सकती है। इजराइल और अमेरिका हूती के खिलाफ भी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि फिलहाल गाजा में हमास के सफाई का अभियान चल रहा है और इसके बाद हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ नए सिरे से अभियान की शुरुआत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा जैसी तबाही सीरिया में इजराइल मचा रहा है, जबकि तुर्की ने भी कुर्द लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच रूस और अमेरिका भी मिलिट्री बेस के लिए HTS के साथ गठबंधन बनाने की तैयारी में है। यानी सीरिया में अभी भी अस्थिरता है, लेकिन क्योंकि अलग अलग इलाकों पर कब्जे के लिए विद्रोही गुट आपस में भिड़ रहे हैं और कई अरब देशों के अलावा रूस, अमेरिका ने भी प्लान बना लिया है। इसका सीधा मतलब है कि सीरिया कई टुकड़ों में बढ़ सकता है, लेकिन उससे पहले सीरिया में जबरदस्त घमासान होना तय है। HTS ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। कई इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सीरिया में संकट जारी है। सीरिया का अलग अलग हिस्सों में बंटने का संकट मंडरा रहा है। क्योंकि दक्षिणी सीरिया में इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार कर रहा है। उधर उत्तरी सीरिया पर तुर्की कब्जा करना चाहता है, जबकि कुर्द लड़ाके पहले से ही वहां पर कब्जा करके बैठे हैं। इसके अलावा रूस भी HTS के साथ मिलकर सैन्य बेस दोबारा शुरू कर सकता है, जबकि अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों के साथ मिलकर नया प्लान बनाया है। यानी सीरिया से असद के भागने के बाद भी अस्थिरता है, जिसको लेकर कई हिस्सों पर अलग अलग विद्रोही गुटों का कब्जा है। अगर ऐसा रहा तो सीरिया के हालात गाजा जैसे हो सकते हैं। एक तरफ गाजा से आई तस्वीर है, जहां कई शहर खंडहर बन चुके हैं। ऐसी हालत सीरिया की भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, वहीं तुर्की और कुर्द लड़ाके आपस में भिड़ रहे हैं। HTS
सीरियस ने अमेरिका की मदद से असद की सत्ता पलट दी, लेकिन अब अमेरिका कुर्द लड़ाकों का साथ दे रहा है। और इजरायल का गाजा पर बारूदी अभियान अब भी जारी है, जिसका मकसद सभी जानते हैं, लेकिन इस अभियान में असली मकसद पीछे छूट गया। मकसद था हमास से बदला और बंधकों की मुक्ति, और अब बंधक संकट से दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए मोसाद चीफ बंधक संकट पर चर्चा के लिए कतर पहुंचे, लेकिन अब भी युद्ध का भविष्य दो बातों पर निर्भर है। पहला, बंधकों के जिंदा होने के सबूत, और दूसरा, ट्रंप की ताजपोशी। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा में बारूदी अभियान, युद्ध विराम नहीं आसान। हमास की अंडरग्राउंड बस्ती को ध्वस्त करने और गाजा की सतह को खंडहरों की धरती में बदलने के बाद भी नेतन्याहू का बारूदी अभियान नहीं रुका है। हालांकि इस अभियान का मकसद अब भी वही बताया जाता है जो शुरुआती दौर में था, इजरायली बंधकों की हमास के कब्जे से रिहाई। लेकिन इस रिहाई के लिए बातचीत का रास्ता एक तरफा है जो हमास ने खोला है, लेकिन लग रहा है कि दूसरा रास्ता इजरायल ने बंद कर दिया है। इसलिए बंधकों की रिहाई की बजाय नेतन्याहू के सैनिकों का फोकस हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान पर हो गया है, जिससे नाराज इजरायली लोगों ने ही नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस प्रदर्शन के बाद एक बार फिर शुरू हुई है वो कोशिश जो गाजा संहार की बुनियाद है। मोसाद चीफ दाविद बर्निया बंधक संकट में भूमिका निभाने के लिए एक्शन में आ चुके हैं। इस संकट पर चर्चा के लिए बर्निया कतर पहुंच गए हैं। इस चर्चा में दाविद बर्निया 37 बंधकों के जिंदा होने के सबूत मांग सकते हैं, और बंधकों के जिंदा होने पर गाजा में युद्ध विराम की डील हो सकती है। अब सवाल यह है कि मोसाद चीफ की डील से नेतन्याहू का समर्थन मिलेगा। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस समय इजरायली फोर्स गाजा में जिस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है उसका मकसद अलग है। गाजा में इजरायली फोर्स कभी शिविरों पर तो कभी अस्पतालों पर हमले कर रही है। इन हमलों में संभवतः हमास के लड़ाकों को नुकसान हो रहा हो, लेकिन आम नागरिकों के भी नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तरी गाजा जारी अभियान के तहत इजरायली फोर्स ने फिलिस्तीनी नागरिकों के घरों पर विस्फोटक वायर तक लगा दिए। ये हमले इतने घातक हैं कि उसमें कई बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है, जिनमें 202 पत्रकार और 148 शिक्षाविद शामिल हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी श्रमिकों को भी इजरायली फोर्स गिरफ्तार कर रही है, उनके धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा रही है। नए साल पर चीन में HMPV वायरस की दहशत देखी गई थी, जिसके बाद इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में इस वायरस से जुड़े 4 केस मिले हैं। सवाल है कि क्या चीन एक बार फिर दुनिया से कुछ छिपा रहा है? नए साल पर यह तस्वीरें चीन से सामने आई थीं, जिनमें अस्पतालों के अंदर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। चेहरे पर मास्क और बच्चों को गोद में लिए माता पिता इलाज के लिए लाइनें लगाए खड़े थे। तब भारत में डर जरूर था, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि HMPV वायरस भारत में दस्तक दे देगा। भारत में एक ही दिन में HMPV वायरस के 4 केस मिले हैं। HMPV का पहला और दूसरा मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला है, जहां 8 महीने और 3 महीने के शिशु को HMPV संक्रमित पाया गया है। अहमदाबाद में 3 महीने के शिशु में HMPV वायरस मिला है। कोलकाता में एक 5 महीने के मासूम में यह वायरस पाया गया है। अहमदाबाद और कोलकाता में बच्चों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। हैरानी की बात है कि HMPV वायरस के पहले 4 मामलों में संक्रमित 1 साल से भी कम के हैं। यानी अब तक चीन के नए वायरस ने जिन्हें अपना शिकार बनाया है वो सभी छोटे बच्चे हैं। इससे पहले जो रिपोर्ट्स सामने आई थी, उन रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि इस वायरस के आसान शिकार छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। HMPV को लेकर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस 2 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों के लिए अधिक घातक है।
इधर भारत में मिले इस वायरस के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक की है। WHO से इस वायरस पर अपडेट मांगा गया है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों से सास की बीमारी से जुड़े सभी नए केसों की रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय अगले 2 दिन में HMPV पर हाई लेवल मीटिंग करने वाला है। दरअसल 5 साल पहले कोरोना वायरस का पहला मामला भी इसी तरह केरल में मिला था, जिसके बाद देखते ही देखते ये वायरस पूरे भारत में फैल गया। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले से ही जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।